तो जय हिंद साथियों, मैं रोहित सर आप सभी का सिंह मैथमेटिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दौर वैकेंसियों का है। कुछ समय से मध्य प्रदेश में वैकेंसियां नहीं आई हैं और अब जो आने वाली वैकेंसियां हैं उनमें पटवारी, एमपीएसआई और जेल फेरी है। तो दोस्तों, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हिंदी के साथ जुड़ने के लिए आया हूं और सामान्य हिंदी मैं आप लोगों को हर परीक्षा के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो कई सारे एग्जाम हैं जिनमें हिंदी का इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपके सामने जो जो एमपी के एग्जाम है, मध्य प्रदेश के एग्जाम है, जैसा कि आप एमपीएसआई जिसमें 70 नंबर की हिंदी आती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाला टॉपिक जो है वो हिंदी का है। लगभग 35% हिस्सा इसी में हिंदी का आता है। इसके अलावा हम बात करें आगामी जो परीक्षा है पटवारी, उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है। तो दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के साथ नया आगाज करते हैं और जो सामान्य हिंदी है उसी से मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं। सामान्य हिंदी एक विषय न होकर दोस्तों एक भाषा है। इस भाषा का प्रयोग हम दैनिक दिनचर्या में भी करते हैं। जैसा कि आप सभी आगामी समय में अधिकारी वर्ग पर जब पहुंचोगे तो हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों, मैं आप सबके सामने आज हिंदी के एक नए टॉपिक यानी कि भाषा और वर्णमाला से इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा यानी कि जो हिंदी है वो हमारी एक भाषा है। तो दोस्तों, भाषा से हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हिंदी क्या है। दोस्तों, हिंदी हमारी एक भाषा है। क्या है दोस्तों? हिंदी हमारी एक भाषा है और भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों तक अपने विचारों को साझा करते हैं। एक दो परिभाषा आपको देखना होगा क्योंकि आजकल की लिखित परीक्षाओं में, खासतौर से एमपीएसआई की जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसमें इसका महत्व है। इसके अलावा हम अगर किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो उसके एक इंट्रोड्यूस होने के लिए परिभाषा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हिंदी की परिभाषा में बात करूं, भाषा भाव प्रकाशन का एक साधन है। दोस्तों, साधन कहें या माध्यम कहें तो भाषा क्या है? भाव प्रकाशन का एक माध्यम है, जिस साधन के द्वारा हम अपने अंतःकरण के भावों और विचारों को अंतःकरण के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, भाषा क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे अंदर जितने भी आंतरिक विचार आते हैं तो उन्हें हम साझा करते हैं। दूसरी परिभाषा की हम बात करें तो भावनाओं की अभिव्यक्त करने के लिए समाज जिन प्रत्यक्ष वर्ण ध्वनि का प्रयोग करता है या संकेतों का अपने दैनंदिन कार्य व्यवहार के लिए स्वीकार करता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो अच्छी परिभाषा है कि भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, किसको? भावनाओं को। जैसा कि आप पहली परिभाषा में विचार भावों की बात कर रहे हैं, तो भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो क्या है? एक भाषा है। तो समाज जिस वर्ण ध्वनि का प्रयोग करता है उसी को हम भाषा कहते हैं। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे भाषा का प्रयोग करना अति आवश्यक है। इसके अलावा हम बात करें, भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनियां, शब्दों और वाक्यों का एक समूह होता है। तो दोस्तों, क्या होती है भाषा? भाषा शब्दों, ध्वनियों एवं वाक्यों का एक समूह होता है जिसके माध्यम से हम हमारे विचारों को दूसरों के सामने साझा करते हैं। इसके अलावा हम बात करें, भाषा विचार, भाव, अनुभवों को व्यक्त करने और परस्पर विनिमय से अवगत होने का एक साधन है। जो पांचवी परिभाषा है वो आपके सामने और रूप से स्पष्ट करती है कि भाषा क्या है। भाषा है दूसरों के विचारों से अवगत होना और हमारे विचारों से उसे अवगत कराने का एक क्या है? एक माध्यम है। विनिमय के माध्यम से बात करें तो विनिमय का माध्यम है कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान करना। अगर मैं इसका पूरा समअप अगर निकालूं तो भाषा क्या है दोस्तों? भाषा हमारे मानव मस्तिष्क के अंदर जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं, तो विचारों को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना या साझा करना या विनिमय करने का जो साधन और माध्यम है वो क्या है? भाषा। अगर भाषा नहीं है तो भाषा के अभाव में मानव अपने विचारों को दूसरों के सामने साझा नहीं कर पाएगा। आज हम और आप सभी विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, इसके पीछे का जो माध्यम है वो है हमारी भाषा। अगर
भाषा को आप समझते हैं तो मुझे भी आप अच्छे सही ढंग से समझ पाओगे। अगर भाषाहीन प्राणी विचारों को नहीं समझ पाता। जैसा कि आप समझते हैं कि हम कहीं पर भी विदेश में जाते हैं तो जो भाषा हमें नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की भावनाओं को समझने में थोड़ा समय लेते हैं। जब कुछ उसके शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं तो उससे हम कुछ संकेतों उससे माध्यम से उसे समझ जाते हैं। लेकिन भाषा के अभाव में मनुष्य क्या कर सकता है, दूसरों को नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, भाषा जो है उसका स्वरूप क्या है? भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है लिखित भाषा और एक होता है मौखिक भाषा। तो दोस्तों, एक लिखित भाषा होती है, एक क्या होती है? मौखिक भाषा। जो मैं बात कर रहा हूं आपसे इस भाषा के ऊपर, तो वो कौन सी है? आपकी लिखित भाषा, अर्थात उच्चारित भाषा। उच्चारित भाषा को ही हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब कि जिस भाषा का प्रयोग कर हम हमारे विचारों को बोलकर साझा करते हैं, हम हमारे विचारों को बोलकर साझा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। उच्चारित भाषा केवल वर्णों अथवा शब्दों का ध्वनि परक रूप होता है। दोस्तों, इसे हम वर्ण का रूप नहीं देते हैं, ये केवल ध्वनि का एक रूप होता है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से किया जाता है। अंतःकरण के भावों, अंतःकरण के मन, अंतःकरण से मेरा तात्पर्य है आंतरिक जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको हम मौखिक रूप से जिस भाषा में साझा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। दोस्तों, मौखिक भाषा जो है वो हमारे देश में वेद मंत्रों को कंठस्थ करने की प्राचीन कला से संबंधित है। प्राचीन समय में जब जो भी मंत्र उच्चारण होते थे, जो भी मंत्रों का प्रयोग होता था, उसमें सबसे ज्यादा मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। मौखिक भाषा अपने आप में एक अस्थायी भाषा होती है। भाषा अस्थायी भाषा होती है। दोस्तों, ये मौखिक भाषा कैसी होती है? एक अस्थायी भाषा होती है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि आज मैं आपके सामने जो भी शब्द बोल रहा हूं वो कुछ समय तक ही सीमित रहते हैं, इसके बाद सुनाई नहीं देते। लेकिन आजकल वैज्ञानिक युग में टैप रिकॉर्डरों, जैसा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं टैप रिकॉर्डर के माध्यम से, ग्रामोफोनों आदि इन उपकरणों के माध्यम से इस भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। लेकिन दोस्तों, व्यावहारिक भाषा में हम बात करें तो ये भाषा स्थायी नहीं होती है। कुछ आधुनिकता के हिसाब से हम देखें तो स्थायी है, लेकिन ये अपने आप में स्थायी नहीं है। ठीक है दोस्तों, भाषा जो आपकी मौखिक भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई की मैं बात करूं तो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों ध्वनि। ध्वनि क्या होती है दोस्तों? इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? आपकी मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा अपने आप में अस्थायी होती है। तो एक विशेषता आपको ये मिल गई है। दूसरी विशेषता है कि ये जो भाषा है उसका सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? आपकी ध्वनि। ठीक है दोस्तों, दूसरी भाषा की हम बात करें, दूसरी भाषा है आपकी लिखित भाषा। तो दोस्तों, लिखित भाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जिसे हम जिसके माध्यम से हम दूसरों के विचारों को पढ़कर या हमारे आंतरिक विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, तो वो भाषा क्या है? आपकी लिखित भाषा है। लिखित भाषा जो है एक महत्वपूर्ण भाषा होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्या होती है? एक स्थायी होती है। तो इसकी विशेषताओं में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो क्या है? स्थायी। तो लिखित भाषा क्या होती है दोस्तों? स्थायी होती है। इसका प्रयोग उच्चारित अथवा मौखिक भाषा के पश्चात ही हुआ है। पहले समय में जब मानव आदि मानव था तो उस समय जब लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो सबसे पहले वो किस भाषा का प्रयोग करता था दोस्तों? सबसे पहले वो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि समय के कालांतर के हिसाब से विकास जब मानव ने किया तो उसने लिखित भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो लेकिन जो भाषा है आपकी मौखिक भाषा वो सबसे पहले की भाषा मानी जाती है। उसके बाद की जो भाषा है वो कौन सी है? आपकी लिखित भाषा। हमारे प्राचीन समय में हम बात करें तो जो भोजपत्र होते हैं, ग्रंथ होते हैं, ताड़पत्र होते हैं, ताम्रपत्र होते हैं। ताड़पत्र से मेरा तात्पर्य है वृक्षों की छाल पर लिखे हुए ग्रंथ। यह शिलालेखों में, अनेक शिलालेखों में आज भी लिखित भाषा ही अस्तित्व में है। हम देखते हैं कि प्राचीन समय के जो भी किले हैं या महल हैं उनमें कुछ चीजें हमें ज्ञात होती हैं कि जो भी राजा अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या चीजें वो लिखता था तो कहीं ना कहीं ताम्र पत्रों, भोजपत्रों पे उन चीजों को वो क्या करता था? साझा करता था। जैसा कि कई सारी लिपियां हैं, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक लिपित भाषा है।
लेकिन आज उसे समझना मुश्किल है। लेकिन वो संभव क्यों है, हमें कैसे पता चला? उस समय का मानव शिक्षित था, तो उसका जरिया है एक लिखित भाषा। अगर लिखित भाषा नहीं होती तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से परिचित नहीं होते कि वो पढ़े लिखे थे या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भाषा है आपकी लिखित भाषा, आधुनिक युग में, आधुनिक युग विज्ञान में हमें अनेक प्रकार के मुद्रण यंत्र साधन प्रदान किए जाते हैं। इनकी सहायता से हम लिखित भाषा के स्वरूप को अत्यधिक स्थायी प्राप्त हुआ है। मतलब कि इससे मेरा तात्पर्य है कि आजकल कई सारे यंत्र हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बोट को, तो बोट ने जैसा जैसा था वैसा आपके सामने एक रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें लिखित भाषा के बाद एक भाषा का तीसरा रूप और देखा जाता है, वो आपको मैं मौखिक रूप से ही साझा करता हूं। भाषा का तीसरा रूप माना जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है कि कई जगह हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को हमारे विचारों को समझाने के लिए कहीं ना कहीं हम कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिस भाषा को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजमार्गों या कई सारे मार्ग है, वहां पर संकेतों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि भैया आगे क्या है, अंधा मोड़ है। तो जो व्यक्त करने का जो माध्यम है वो क्या है भैया, संकेत है। संकेत इसकी सबसे छोटी इकाई अर्थात प्रतीक जो होती है, इस भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो दोस्तों, इस भाषा में थोड़ा बहुत लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें, कुछ संकेत होते हैं जिसके माध्यम से हम इस भाषा को दूसरों के सामने साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें व्याकरण की, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाले हैं वो व्याकरण पे करने वाले हैं। आपको पता है व्याकरण के जो जनक हैं वो कौन है, आपके महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि को क्या कहा जाता है, व्याकरण के जनक। विश्व प्रसिद्ध महान व्याकरण महर्षि पाणिनि एवं महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। दोस्तों, कि शब्द को कैसे बोलना है, कैसे क्रमबद्ध बोलना है, उनका कहां पर किस तरीके से प्रयोग करना है, उसे हम कहते हैं शब्दानुशासन। मैं कह रहा हूं कि राम घर जाता है, इसको मैं कहता हूं घर जाता है राम। तो शब्दों का सही रूप से क्रम ना होना, या मैं कहूं राम घर जाती है, तो ये जो है वो शब्दानुशासन नहीं है। शब्दानुशासन से मेरा तात्पर्य क्या है कि व्याकरण उसके नियमों से परिपूर्ण, अर्थात कहीं ना कहीं त्रुटिहीन चीजों को ही हम क्या कह सकते हैं, शब्दानुशासन कह सकते हैं। अर्थात शब्दों का व्यवस्थित स्वरूप क्या कहलाता है, व्याकरण है। तो आपसे एक शब्द में अगर व्याकरण की परिभाषा पूछे तो क्या है, शब्दों का व्यवस्थित स्वरूप क्या है, व्याकरण है। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक व्यवस्थापक है। व्याकरण भाषा के अनेक नियमों और उपनियमों का घोतक है। व्याकरण के द्वारा भाषा के भिन्न तत्वों को समुचित स्वरूप दिया जा सकता है। अर्थात व्याकरण के, हम अगर एक शब्दों में इस बात को कहें, तो इस बात को समझें, तो जिस तरीके से मानव अपने विचारों को अपने मुख से साझा करता है, इसी तरीके से एक भाषा को साझा करने के लिए जो मुख का कार्य करता है वो करता है व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के अभाव में कहीं ना कहीं भाषा एक अधूरी है। ठीक है दोस्तों, व्याकरण के जनक कौन कहे जाते हैं, आपके महर्षि पाणिनि कहे जाते हैं। सबसे पहले हम भाषा के इस हिंदी विषय में सबसे पहले जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों, वो क्या है, आपका वर्णमाला। सबसे पहले हम इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हम जानेंगे। इसके बाद लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके परीक्षाओं में, मैं बात करूं मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर के परीक्षाओं में, या फिर हम बात करें पटवारी एग्जाम में, या जेल फेरी एग्जाम में, या हम बात करें संविदा के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, तो जो भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उनके हम एमसीक्यू यही यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने साझा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिए, बड़ा मजा आने वाला है आपको सब्जेक्ट में, क्योंकि एक इतना रोचक शब्द है हिंदी, जिससे आप एग्जाम के साथ साथ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द प्रयोग करते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो बर्तनी अशुद्धता है उनकी भी आपको शुद्धता की परख होगी। तो दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बहुत सारा मटेरियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि इस भाषा वाले टॉपिक में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, इसमें आपके कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें आपको स्वयं करना रहेगा। हम आपको पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से उनको साझा कर देंगे। जैसे कई सारे शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हुए आपके,
लोकोक्तियां हुई, मुहावरे हुए, एक शब्द में उत्तर हुए, विलोम शब्द हुए, अनेकार्थी शब्द हुए, पत्र पत्रिकाएं हुई जिनसे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारा मटेरियल हम आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत यानी श्री गणेश करते हैं इस विषय का, और जिस विषय का हम शुरू से सभी बच्चों को इंतजार था, उस विषय में हम शुरुआत करने वाले हैं वर्णमाला से। दोस्तों वर्णमाला या वर्ण विचार एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्या होता है वर्णमाला? सबसे पहले हम एक वर्णमाला की एक परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला क्या होती है? स्वरों और व्यंजनों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप। स्वरों और व्यंजनों का क्या होती है वर्णमाला दोस्तों? क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप होती है। अर्थात स्वरों व व्यंजनों के माध्यम से वर्णमाला का क्या होता है? निर्माण होता है। हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी भी भाषा का मूल उसके वर्णों में निहित है। दोस्तों वर्ण भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को अक्षर अर्थात नष्ट ना होने वाला भी कहते हैं। तो दोस्तों वर्ण और अक्षर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वर्ण अक्षरों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। वर्ण या अक्षर यानी कि नष्ट ना होने वाले कहा जाता है। लिपि का आश्रय पाकर वर्ण ही भाषा का स्थायी रूप ग्रहण करते हैं। वर्ण ध्वनि की आकृति होते हैं, ये लेखन में सहायक होते हैं। जैसा भी आप सभी ये बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? वर्ण है। तो दोस्तों जो वर्ण है वो ध्वनि का क्या होता है? कहीं ना कहीं लिखित रूप होता है। अब इसमें आपको एक नया शब्द मिला होगा, सर ये लिपि। ये लिपि क्या होता है? इसको हम समझते हैं। लिपि दोस्तों जो भी हम वर्ण हैं या जो भी हम वर्ण लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो उनको लिखने की जो पद्धति है, लिखने की उनको जो शैली है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। तो वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। और लिपि क्या है? लिखने की एक पद्धति और एक शैली। क्या कहलाती है? आपकी वर्ण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हम वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में आपके स्वरों और व्यंजनों से इसका क्या होता है? इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसका निर्माण स्वरों और व्यंजनों से किसका निर्माण होता है? आपका भाषा स्वरों और व्यंजनों के माध्यम से किसका निर्माण होता है? आपका स्वरों और व्यंजनों से दोस्तों हमारा वर्णमाला का क्या होता है? समूह होता है स्वर और व्यंजन का। सबसे पहले हम बात करें स्वर की, तो स्वर दोस्तों क्या होता है? तो स्वर दोस्तों आपका क्या होता है? ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से आपकी बोली जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है स्वर? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या होता है दोस्तों स्वर? दोस्तों स्वर से मेरा तात्पर्य क्या है? ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, इनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या होता है दोस्तों? ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लगे। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों अगर हम कुल स्वरों की बात करें तो जो कुल स्वर हैं आपके कितने हैं? 13। कितने हैं दोस्तों? 13 क्या है? कुल स्वर हैं। कहां पर? हमारी हिंदी भाषा में। तो कुल जो स्वर हैं आपके, जो कुल स्वर जो हैं वो कितने हैं? 13। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में लगभग 52 वर्ण है, तो 52 वर्ण में 13 जो हैं वो क्या है? स्वर है। तो उनमें कुछ अंतर और पाया जाता है कि जो कुल स्वर हैं वो हैं 13। अगर मैं मूल स्वरों की बात करूं तो मूल स्वरों की अगर मैं बात करूं तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। क्योंकि जो अयोग्य बाय है उन्हें हम मूल स्वरों में नहीं रखते हैं। सॉरी दोस्तों। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं आपके? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। यानी कि मूल स्वरों में कौन किन को शामिल किया जाएगा? छोटा आ को शामिल किया जाएगा, छोटी ई को शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों आपके माइंड में एक डाउट होगा कि क्यों ना सर हम अम और हा को मूल स्वर नहीं मानते हैं। उसके पीछे का कारण है कहीं ना कहीं सॉरी। तो मूल स्वर उन्हें हम क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनके उच्चारण में हम कहीं ना कहीं उनको जो मूर्त रूप जो देना है, उनमें मूर्त रूप देने के लिए स्वर की सहायता लगती है। जैसा कि हम अम और हा लिखते हैं, तो अम और आहा में जो उसे शरीर प्रदान जो किया है वो किसने किया है? छोटे आ ने किया है। अर्थात इनको हम लिखते हैं
या जिन इनको बोलने में हम कहीं ना कहीं छोटे आ का प्रयोग करते हैं, तो स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। पहली परिभाषा आपकी ये बोल रही है, लेकिन ये तो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इनको रूप देने वाला तो आपका स्वर है। तो इस कारण से इनको हम अयोग्य बा कहेंगे। दोस्तों, इन्हें हम व्यंजन भी नहीं कह सकते, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो गुण है वो स्वर का ही छिपा मिलता है, क्योंकि छोटा आ और बड़ा लगभग स्वरों में ही आते हैं। इस कारण से कुल स्वरों में हम 13 स्वरों में अम और हा को भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं मूल स्वरों की बात कर रहा हूं, तो कितने हैं मूल स्वरों के आधार पर आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो भैया मूल स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी 13, सॉरी मूल स्वरों की संख्या है आपकी 11। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर जो मात्रा है, मात्रा के आधार पर जो है वो स्वरों की संख्या कितनी है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या दोस्तों 10 है। कैसे है, हम एक बार सभी स्वरों की मात्रा को देखते हैं, इसके बाद हम पाएंगे कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जो आपके स्वर हैं, तो वो कौन कौन से हैं आपके मूल स्वर? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, और आपका एक क्या है, ऋषि। ऋषि मैंने लास्ट में लिख दिया। बेसिकली ऋषि कहां पर आता है आपका औ और छोटा बड़ा ऊ के बाद। ठीक है दोस्तों, अब इनकी अगर हम मात्राओं की हम बात करें, तो मात्रा सबकी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। छोटा आ की दोस्तों कोई भी मात्रा नहीं होती है, इस कारण से मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10। बड़े आ की मात्रा इस तरीके से होती है, और छोटे आ की मात्रा कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसके अलावा ये बड़ी की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा, और ये रहेगी बड़ा ऊ की मात्रा। ए की मात्रा के लिए हम इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, ऐ की मात्रा के लिए इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। ओ की मात्रा दिखती ए की तरह है, लेकिन इसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा औ की मात्रा के लिए दिखती है आपकी ऐ की तरह, लेकिन इसमें भी खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। ऋषि की मात्रा दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। कैसे कि आपने कुछ ना कुछ शब्द देखे होंगे कि सर ये जो शब्द है कृष्णा, तो कृष्णा में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर ये जो शब्द है कृष्णा, इसमें कौन सी मात्रा है। तो ज्यादातर बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं, इस मात्रा को रा समझ लेते हैं। लेकिन रियल में अगर हम बात करें, वास्तविक रूप में हम बात करें, तो ये ऋषि की मात्रा है। क्योंकि वर्णमाला के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों, वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण। क्योंकि ये जो शब्द है इसको हम अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो का में से अगर मैं किसी मात्रा को हटा दूंगा तो किस इस तरीके से प्रतीत होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें सा अपने आप में एक आधा है, तो सा अपने आप में आधा है तो हलंत लगाकर छोड़ देंगे। और णा अपने आप में आधा है, इसमें हलंत लगा के इसमें बड़े आ लिखकर इसे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो वर्ण विच्छेद करने पर हम पाते हैं कि जो का के नीचे जो मात्रा है वो किसकी है, ऋषि की मात्रा है। तो इस तरीके से स्वर जो है वो मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भैया, 10 प्रकार के। मूल स्वर 11 और कुल स्वरों की बात करें हम तो 13। इसके अलावा इनका और तरीके से वर्गीकरण है वो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका स्वर। तो स्वर जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका हस्व स्वर और दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। कौन कौन सा होता है, एक होता है हस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। अगर मैं मौखिक रूप से इसकी परिभाषा दूं, तो हस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और इन्हें हम एक मात्रक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल हस्व स्वर कहते हैं। इन्हें दोस्तों एक मात्रक स्वर, हस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मूल स्वर आप समझ पा रहे होंगे, मूल का मतलब है कि इन स्वरों को बनाने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि दीर्घ स्वर को बनाने के लिए अलग अलग स्वरों की सहायता ली जाती है, लेकिन मूल स्वर अपने आप में स्थायी होते हैं। इनमें अलग से हमने कोई भी स्वर जोड़ के इनको नहीं बनाया है।
कौन कौन से होते हैं मूल स्वर, एक बार हम ध्यान से देखते हैं। एक नोट करने वाला बिंदु है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझिए इस चीज को। तो जो मूल स्वर होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं मूल स्वर, एक बार हम ओरली इनको देखते हैं। कुछ टेक्निकल समस्या के कारण मैं आपके सामने इन चीजों को साझा नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मूल स्वर होते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं दोस्तों, मूल स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और दोस्तों ऋषि। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, आपके मूल स्वर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों मूल स्वर, 4। इनको हम एक मात्रक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है और इन्हें एक मात्रा ही इनमें लगती है। मूल स्वर की हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो दोस्तों दीर्घ जो स्वर होते हैं उनकी संख्या लगभग कितनी होती है आपकी, 7। कितनी होती है दोस्तों, 7। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर और संधि स्वर 2 भागों में बांटेंगे। गुरु स्वर की संख्या लगभग 3 होती है और संधि स्वर की संख्या 4 होती है। गुरु स्वर को हम समान स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर को हम असमान स्वर के नाम से जानते हैं। एक अन्य नाम भी है इनका दोस्तों, वो है आपका सजातीय स्वर, और इसको हम कहते हैं विजातीय स्वर। तो एक है आपका सजातीय स्वर, एक क्या है आपका विजातीय स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, ऐसे स्वर जिन जो अन्य स्वरों की सहायता से मिलकर बने हो, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों दीर्घ स्वर में हस्व स्वर या मूल स्वर हम कहें, उससे अत्यधिक समय लगता है उनके उच्चारण में। तो दोस्तों उच्चारण में अधिक समय लगता है किसमें, आपके दीर्घ स्वर में। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूं सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, इन्हें हम देखते हैं इस पेज पर। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था सजातीय स्वर, और एक होता है आपका विजातीय स्वर। सर जी सर, सजातीय स्वर क्या होता है, जैसा कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दोस्तों जो आपका सजातीय स्वर है, सजातीय स्वर का सबसे ज्यादा योगदान आपको देखने को मिलेगा कहां पर दोस्तों, दीर्घ संधि में देखने को मिलेगा, क्योंकि दीर्घ संधि किस पर निर्भर है, सजातीय स्वरों पर निर्भर है। दोस्तों अगर हम बात करें सजातीय स्वर की, तो सजातीय स्वर में जो बड़ा आ है उसका निर्माण छोटा आ और छोटा आ के मिलने से हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं कि छोटा आ और छोटा आ दो अपने आप में क्या है, एक जैसे समान स्वर हैं। तो समान स्वरों से किसका निर्माण हुआ है, बड़े आ का। तो इससे बनने वाला जो शब्द है बिल्कुल इसी की तरह है, ना कि इससे भिन्न। दूसरी हम बात करें बड़ी ई की, तो इसका निर्माण किससे हुआ है, छोटी ई और छोटी ई से। तो क्या बना है आप इससे, बड़ी ई। तो दोस्तों बड़ी ई क्या है, तो बड़ी ई भी क्या है, दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर में भी कौन सा आपका सजातीय स्वर है। इसका निर्माण किससे हुआ है, छोटी ई और छोटी ई से। इसके बाद हम बात करें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से क्या बनेगा आपका, बड़ा ऊ बनेगा।
तो इसे हम कहेंगे दोस्तों कौन सा स्वर आपका सजातीय स्वर। सजातीय स्वर के बाद हम बात करें विजातीय स्वर की। तो विजातीय स्वर में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग स्वरों से इसका क्या होता है निर्माण किया जाता है। कैसे हम देखते हैं इसको। तो ये आप देख पा रहे हैं इस चीज को। तो विजातीय स्वर में हम बात करें तो कौन कौन से आएंगे आपके, ए, आई, ओ और आपका औ। ए आई ओ, ए आई ओ औ। तो ए का जो निर्माण होता है वो किससे होता है दोस्तों, छोटा आ और छोटी ई से। किसका निर्माण होता है दोस्तों, ए से। अब आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग स्वर का कर रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो ए है वो किससे बना है आपका, आ और ई से। किससे बना है दोस्तों, आ और ई से इसका निर्माण हुआ है। तो दिखने में एक तरह से ये भिन्न लग रहा है क्योंकि ये जो है अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है। इस कारण से हम इसको क्या कहेंगे, असमान स्वर कहेंगे। दूसरे हम बात करें आई की, तो जो आई बना है वो किससे मिलकर बना है आपका, छोटा आ प्लस आई। किससे मिलकर बना है आपका आई, इससे मिलकर बना है। ओ की हम बात करें तो ओ बना है आपका छोटा आ प्लस आपका ऊ। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें औ की, तो औ बना है आपका आ धन ओ। इससे किसका निर्माण हुआ है आपका, औ का निर्माण हुआ है। तो ये हैं आपके सजातीय और विजातीय स्वर। ठीक है दोस्तों। अब जो तीसरा टाइप आएगा वो क्या आएगा आपका, अयोग्य बा। कौन सा टाइप आएगा आपका, अयोग्य बा आता है। अयोग्य बा क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे स्वर जो स्वरों की सहायता से तो बनते हैं लेकिन स्वरों में स्वतंत्रता का गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता का गुण नहीं है। इस कारण इनको हम अयोग्य बा कहेंगे। अयोग्य बा में कौन कौन सा आता है आपका, एक अनुस्वार आता है और एक आपका विसर्ग आता है। ठीक है, तीसरा रूप इसका अनुनासिक दिखाई देता है, लेकिन दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी की जननी है वो कौन सी है, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा से हमने क्या पाया है, अनुनासिक को पाया है। तो अनुनासिक जो है वो कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी दोस्तों, संस्कृत भाषा से हुई है। तो देखते हैं हम सबसे पहले अनुस्वार को। तो अनुस्वार क्या होता है, जैसे और क्या होता है विसर्ग। इसकी मात्रा को कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है और इसकी मात्रा को कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो आपका अनुनासिक है वो हमारा चंद्र बिंदु की तरह दिखाई देता है। अयोग्य बा, अयोग्य बा वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्वर जो है वो स्वतंत्र बोले जाते हैं, लेकिन अयोग्य बा अपने आप में स्वतंत्र नहीं बोले जाते हैं। एक चीज ध्यान रखने योग्य बात है, ये दीर्घ होते हैं। कैसे दीर्घ होते हैं, क्योंकि दो तरह की मात्राएं होती हैं। एक मात्रा होती है लघु, एक होती है आपकी, एक होती है गुरु, एक होती है आपकी लघु। तो जो मात्रा है आपकी कौन सी, दीर्घ मात्रा। तो दीर्घ मात्रा को हम वर्तुल से समझाते हैं और लघु मात्रा को हम खड़ी पाई से दर्शाते हैं। आप जब छंद पढ़ोगे तो छंद में कहीं ना कहीं इन मात्राओं का ही प्रयोग होता है, क्योंकि छंद में जो भी वर्ण होते हैं उनकी वर्ण की गिनती करने में, वर्ण की गिनती करने में हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। कैसे, मान लो मैं राम एक लिख रहा हूं, राम। तो राम में जो मात्रा है उसमें कौन कौन सी मात्रा है, दीर्घ यानी कि गुरु और लघु। अगर मैं यहां कर अगर रंग लिख रहा हूं तो रंग जो शब्द अगर मैंने लिखा है तो रंग में जो राम में जो मात्रा है वो किसकी है दोस्तों, अनुस्वार की है। तो इसमें हम वर्तुल का प्रयोग करेंगे, अर्थात दीर्घ मात्रा का प्रयोग करेंगे। और रंग में क्या है, गा। तो गा किस में आएगा आपका, लघु मात्रा में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपका अनुनासिक और अनुस्वार। अब मैं आपको अनुनासिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि अनुनासिक क्या होता है दोस्तों। अनुनासिक जो है आपका हिंदी भाषा में एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम कहते हैं चंद्रबिंदु। हिंदी भाषा में अनुनासिक को किस नाम से जाना जाता है, चंद्रबिंदु के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, चंद्रबिंदु के नाम से। चंद्रबिंदु के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, अनुनासिक को जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें अनुनासिक का, अनुनासिक का प्रयोग आपका अंग्रेजी भाषा और
जो उर्दू जो भाषा है उसमें देखने को भी मिलता है। अंग्रेजी में से सोनिम कहते हैं, देखा हुआ आपने इसको। मैं एक शब्द के बाद शब्द के माध्यम से इसको आपको बताता हूं। जैसे आप लिखते हो कॉलेज, तो कॉलेज में जो ओ की मात्रा की तरह दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, सोनिम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उर्दू में इसे हम कहते हैं नुक्ता। ठीक है दोस्तों, नुक्ता इस प्रकार से लगता है, जैसा आपने देखा होगा कि जो शब्द होता है, उर्दू शब्द होते हैं, उनमें इस तरीके से एक बिंदु दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। नुक्ता उर्दू उर्दू भाषा से ही हिंदी में उर्दू भाषा में ही प्रचलित होता है, हिंदी में नहीं होता है। लेकिन हमारी भाषा जो है वो देसी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बनी है। कुछ देशी शब्द भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, कुछ विदेशी शब्दों का भी हम व्यवहारिक भाषा में प्रयोग करते हैं। तो जो आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी में ओ जो साउंड आता है वो किसकी वजह से आता है, सोनिम की वजह से। और जो मस्जिद शब्द है, अगर मैं इसको नॉर्मल बोलूं तो मस्जिद, लेकिन नुक्ता के लिए हम प्रयोग करेंगे मस्जिद। तो ये मस्जिद जो शब्द में जो एक कहीं ना कहीं उच्चारण हो रहा है वो नुक्ता के प्रयोग से ही आ रहा है। इसका प्रयोग उर्दू में राजा सितारे हिंद ने किया था। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो नुक्ता का प्रयोग जो है वो किसने किया था, राजा सितार हिंद ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें अनुनासिक अनुस्वार की बात, एक तीसरा स्वरों का प्रकार देखने को मिलता है और उस प्रकार को हम कहते हैं, तीसरा प्रकार जो है वो है आपका प्लुत स्वर। दोस्तों, प्लुत स्वर का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में किया जाता है, लेकिन हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, जब भी हम किसी शब्द के उच्चारण में उसे ज्यादा लंबा खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे मैंने ओम लिखा तो ओम, तो ये जो खिंचाव हुआ है, जैसे रा के बाद मैंने अगर कहा है मां, तो ये जो खिंचाव है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रयोग कहां पर होता है प्लुत स्वर का, हिंदी में एक जगह पर होता है जिसे हम कहते हैं ओम। जब भी हम हिंदी में या कहीं पर भी शब्द लिखते हैं ओम नमः शिवाय, तो ये जो ओम है दिखने में तो आपका इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन बोलने में हम इसको कैसे बोलते हैं, ओम। तो जो ओम है वो क्या है दोस्तों, प्लुत स्वर है। इसके ये जो क्वेश्चन आया था आपके पटवारी एग्जामिनेशन में देखने को मिला था कि निम्न में से प्लुत स्वर कौन सा है, तो प्लुत स्वर के लिए एक ऑप्शन उसमें ओम था। तो इस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें वर्णमाला पढ़ना है, लेकिन हमें सीखने के पर्पज से पढ़ना है। दोस्तों, हिंदी हमें लगता है कि छोटा सब्जेक्ट है, छोटा विषय है। आप अगर इसकी बारीकियों को समझोगे, पढ़ोगे और दैनिक दिनचर्या में लाओगे तो आप पाओगे कि हिंदी अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूं स्वरों के इसी रूप में, स्वरों के अन्य प्रकार में। ठीक है दोस्तों, मैं ये बातें आपके सामने साझा कर चुका हूं कि आ और ई से क्या बनता है, ए, और आ और ऊ से क्या बनता है, ओ, और बड़ा आ और ए से क्या बनता है आपका, ए, और आ और ओ से क्या बनता है आपका, औ बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्वरों का अन्य प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम स्वरों का अन्य प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वरों के अन्य प्रकार में हम बात करें, जीवा के आधार पर स्वरों का प्रकार है। तो जीवा की स्थिति के आधार पर हम स्वरों के प्रकार की बात करें तो अलग अलग एग्जामों में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जीवा के आधार पर स्वरों का कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका अग्र स्वर, दूसरा क्या है आपका मध्य स्वर, और तीसरा क्या है आपका पश्च स्वर। ये तीनों जो हैं वो शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। अग्र से मतलब है जीभ के आगे वाले का भाग, जीभ का आगे वाला भाग। पश्च से तात्पर्य है जीभ के पीछे वाले हिस्से का भाग, और मध्य से तात्पर्य है जीभ का मध्य वाला भाग। तो जब भी हम स्वरों के उच्चारण करते हैं तो जीभ का आगे वाला भाग सक्रिय होता है। सक्रिय से मेरा तात्पर्य क्या है, एक्टिव होता है, उसे हम कहते हैं अग्र स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग सक्रिय होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अग्र स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वरों की संख्या की हम बात करें तो कौन कौन से हैं,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, आई और ऋषि। जब भी आप इन्हें बोलकर देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि जीभ के आगे वाला भाग जो है वो अत्यधिक सक्रिय है। इसके बाद हम बात करें मध्य स्वरों की, तो मध्य स्वरों में जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान जब भी जीभ के मध्य वाला भाग जो है वो ज्यादा सक्रिय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वरों के नाम से जाना जाता है। तो मध्य स्वरों में केवल दोस्तों छोटा आ आएगा। हो सकता है ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि अब जो लेवल है एग्जामों का वो पहले से बेहतर हो चुका है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन इतना कंटेंट बच्चों तक पहुंच गया है कि जो अब और भी बच्चों को जागरूक कर रहा है पहले से ज्यादा। पहले के एग्जामों में और अब के एग्जाम में दोस्तों बहुत ज्यादा, एक तरह से हम बात करें कि बहुत ज्यादा आज के एग्जाम कठिन आ रहे हैं, जिससे कट ऑफ भी अच्छा खासा जा रहा है क्योंकि कंटेंट अच्छा मिल रहा है। लेकिन आज का एग्जामिनर जो है वो आधुनिक वाला एग्जामिनर है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि बच्चे ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो जो कंटेंट पहले उन्हें नहीं मिलता था लेकिन वो अब मिल रहा है, तो हो सकता है कि एग्जाम के कठिन होने की संभावना बढ़ गई है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, साधारण सी भाषा में बात करें तो इन्हें हल्के में ना लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर आपके एग्जाम में आपको चयन करा सकते हैं। तो हम बात करें पच्च स्वर की, तो पच्च स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे वाला भाग सक्रिय होता है। जीभ के पीछे वाला भाग से तात्पर्य क्या है, जो लास्ट वाला जो भाग रहता है जीभ का वो अत्यधिक सक्रिय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पच्च स्वर कहते हैं। तो पच्च स्वर में कौन कौन से आएंगे, आपका जो भी अग्र स्वर में आ गया, मध्य स्वर में आ गया, इसके अलावा जो बचे हुए जो स्वर हैं वो किस में आएंगे, आपके पच्च स्वर में आएंगे। तो कौन कौन से हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि जो ए जो है, ए का निर्माण किससे हुआ है, ई से, और बड़ी ई से भी आई का निर्माण हुआ है। और इसी तरीके से आप पाओगे कि जो ओ है उसका निर्माण ऊ से हुआ है, औ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर शब्द हैं, यानी कि सिमिलर वर्ण है, तो सिमिलर वर्ण एक ही कैटेगरी में आएंगे, इस कारण से इन्हें पच्च स्वर में हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें स्वरों के अन्य प्रकार में, तो जो दूसरा प्रकार है स्वरों का दोस्तों वो क्या है, आपका मुख आकृति के आधार पर स्वरों का प्रकार। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो आपका मुंह है वो किस तरीके से उसकी आकृति बना रहा है, उसके आधार पर हम देखेंगे स्वरों का प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो मुख आकृति के आधार पर स्वरों को हमने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। बस आप लोगों को याद ही रखना है, क्योंकि इतनी सारी परिभाषाएं याद रखना सहज नहीं है। तो अगर हम एमपीएसआई को देखें, पटवारी को देखें, तो उन एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रूप में एग्जाम होता है। तो इनको आपको याद रखना है कि भैया अग्र स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, समृद्ध स्वर कौन सा है, विवृत स्वर कौन सा है, अर्ध समृद्ध कौन सा है, विवृत कौन सा है। इनकी परिभाषाओं से हम समझते हैं। याद रखने के लिए है समृद्ध, जीभ का अग्रभाग अधिक ऊंचा रहता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग ज्यादा ऊपर होता है और मुख प्राय कैसा होता है दोस्तों, बंद होता है। जैसा कि मैं उच्चारण करने के दौरान पाऊं ई ऊ, तो मुंह प्राय बंद होगा, खुला नहीं होगा आपका मुंह, कैसा होगा, बंद होगा। और जीभ का जो आगे वाला भाग वो कैसा होगा, सक्रिय होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अर्ध समृद्ध में क्या होता है कि आधा मुंह बंद होता है। आधा मुंह क्या होता है दोस्तों, बंद होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आधा मुंह बंद होता है। और इनके उच्चारण में जीभ की जो ऊंचाई होती है वो समृद्ध स्वर से थोड़ी कम होती है, मतलब कि थोड़ा सा नीचे जीभ आपकी आ जाती है। मान लो कि समृद्ध स्वर में अगर जीभ इतनी ऊंची जा रही है तो अर्ध समृद्ध में थोड़ी नीचे आ जाएगी, लेकिन मुंह प्राय बंद ना होके आधा खुला होता है। कैसे दोस्तों, कौन कौन से होते हैं ये स्वर, ए और औ, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ। यानी कि उच्चारण में आप समझ पा रहे हैं चीजों को, कि उच्चारण में जीभ उसमें ज्यादा ऊंची दिखाई दे रही थी या प्रतीत हो रही थी, और इसमें जीभ जो है वो आधी नीचे हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें विवृत स्वर की। अब विवृत स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला होता है। कैसे दोस्तों, कि जैसे मैंने बोला आ, तो आ बोलने में कहीं ना कहीं जो मुंह है वो पूरा खुलता है। तो आ क्या है आपका, केवल एक ही आ है जो विवृत स्वर में आता है, बड़ा आ की मैं बात कर रहा हूं। अर्ध विवृत में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम, विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं।
समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मुख है वो विवृत स्वर से थोड़ा कम, विवृत स्वर से थोड़ा कम, यानी कि विवृत स्वर से थोड़ा कम, और आपका अर्ध समृत से अधिक खुलता है। वे क्या कहलाते हैं? आपके अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, ए, ओ और औ। ठीक है, ये ओ वो वाला है, आपको मैंने बताया था आपको स्वनिम वाला। एक मात्र थोड़ा सा अगर मैं प्रयास करूं बताने का, तो जैसा कि हमने समृत स्वर को देखा था, ठीक है दोस्तों, किसको देखा था? समृत स्वर को देखा था। तो समृत स्वर में आपने सबसे पहले समृत स्वर को पढ़ा था। तो समृत स्वर में क्या होता है दोस्तों? जो समृत स्वर में मुख प्राय क्या होता है? बंद, यानी कि 100% मुख जो होता है वो बंद होता है। यानी कि 100% मुख बंद ना करके मैं कहूं कि 0% मुख खुला होता है। मुख कैसा खुला होता है? 0%। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं अर्ध समृत स्वर में, तो अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर में जो मुख होता है वो 50% लगभग खुला होता है। कितना? लगभग 50%। अर्ध समृत के अलावा हम बात करें विवृत स्वर, तो विवृत जो स्वर होता है उसमें जो मुख होता है वो दोस्तों कितना खुला रहता है? 100% खुला होता है। क्लियर है दोस्तों? और लास्ट आप क्या कहता? अर्ध समृत स्वर। क्या था दोस्तों? अर्ध समृत स्वर। जो अर्ध समृत स्वर होता है उसमें दोस्तों मैंने आपको एक परिभाषा में बताया था कि विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध समृत स्वर से थोड़ा ज्यादा खुला होता है, लगभग 75%। तो इस परसेंटेज के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किसकी आकृति कैसी रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं औष्ठाकृति के आधार पर स्वरों की स्थिति। ये आपका तीसरा टाइप है कि औष्ठाकृति के हिसाब से स्वरों की स्थिति। कौन कौन से आपके? वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर और अर्धवृत्ताकार स्वर। थोड़ा ओरल समझना इस चीज को। स्वरों के उच्चारण में जब भी आपके औष्ठ, यहां पर औष्ठ से मेरा तात्पर्य है हॉट यानी लिप्स, जब भी हमारे ओंठ गोल आकृति बनाए उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और जिन भी स्वरों के उच्चारण में ओंठ जो है वो गोल आकार ना बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। तो देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। परिभाषा एक बार आप देखना कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से हैं आपके? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ओ। तो आप उच्चारण में देख पा रहे हो ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ओ। तो इसमें क्या होता है कि जो ओंठ रहते हैं हमारे वो गोल आकृति देते हैं। सेकंड हम देखें अर्ध अर्ध अवृत्ताकार स्वर। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? जिसमें ओंठ जो होते हैं वो आपकी गोल आकृति नहीं बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं जो बचे हुए हैं? वो कौन से हैं आपका? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आई। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें स्वरों की, तो जो स्वर हैं आपके वो हम देख चुके हैं कि जीवा के आधार पर, ठीक है दोस्तों, मुख आकृति के आधार पर और आपके औष्ठाकृति के आधार पर। इससे ज्यादा प्रकार पढ़ना एक तरह से गलत बात, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपकी सामान्य हिंदी पूछी है, विशेष हिंदी नहीं पूछी है, तो हमें सामान्य हिंदी की दृष्टि से देखना है। तो दोस्तों आपको स्वर वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब एक जो उसका टॉपिक बचा है उसको कहते हैं हम, इसमें कंठ के आधार पर स्वरों का प्रकार, कि कंठ में आकृति, मुख आकृति में जो स्वर का स्थान है वो कहां कहां पर है, तो वो हम देखेंगे लास्ट वाले टॉपिक में, यानी स्वरों और व्यंजन का हम साथ में देखेंगे। तो आज जो क्लास है वो आज यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि दोस्तों हमने पूरे स्वर को जान लिया है। अगली क्लास में दोस्तों हम व्यंजन के साथ मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और इस क्लास को जितना हो सके दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम और आप इस माध्यम से कई सारे लोगों के जीवन में खुशी प्रदान कर सके। तो दोस्तों शिक्षा को आप एक ऐसे माध्यम समझकर लोगों तक पहुंचाएं जिससे कई सारे लोगों को रोजगार मिले, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस टॉपिक के बाद अब आगे आपको किस टॉपिक के लिए मिलूंगा? व्यंजन टॉपिक के लिए मिलूंगा। व्यंजन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन आते हैं
तो हमें उसके हर प्रकारों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब के सिंग मैथमेटिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बने रहिए दोस्तों। हम जितना अच्छा कंटेंट आपको देंगे उससे बेहतर कोई नहीं देगा। तो दोस्तों लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके व्यूअर्स आएंगे, लाइक आएंगे, तो उस हिसाब से हम आपको और भी अच्छा देने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम अगले टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ पाए। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको ऐप पर हम पीडीएफ भी इसके उपलब्ध करा देंगे। ठीक है दोस्तों, और जब भी आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा इसके हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और जब भी हम इसके एमसीक्यू की क्लास रखेंगे आप जुड़कर अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।